बहनों और भाइयों, राजनीति का सही अर्थ सत्ताकरण नहीं होता। द ट्रू मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली पावर पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म. सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपक्रम राजनीति है, और इसलिए राजनीति के बारे में यह कहा जाता है कि राजनीति मीन्स लोकनीति, बृहत्तर राजनीति या राष्ट्रनीति. और राजकारण के बारे में यह कहा जाता है राष्ट्र कारण और विकास कारण. तो आज जो हम लोग राजनीति समझ रहे हैं वो सत्ता कारण है, जो केवल एक ही अर्थ अभिप्रेत होता है. 1947 के पहले और बाद में जब राष्ट्र को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसलिए जो राष्ट्रकारण चला था वो भी राजकारण था. हमारा देश धनवान है, पर 1947 के बाद जो गलत नीतियां चली उसका परिणाम ये हुआ है कि जनता, देश धनवान रहा पर जनता गरीब होते चली गई. आपको याद होगा कि उस समय 3 बातों की विशेष रूप से देश में बहस चलती थी. एक विचारधारा थी साम्यवाद की, दूसरी विचारधारा थी समाजवाद की, और तीसरी विचारधारा थी पूंजीवाद की. उस समय संयुक्त समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जिसकी स्थापना की थी, बाद में उसकी अलग अलग समाजवादी पार्टियां हुई, वो समाजवाद के विचारों को लेकर आगे चले. और जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी उसमें लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, उसमें चाइना से प्रेरणा लेकर और कुछ रशिया से प्रेरणा लेकर लेफ्ट एंड राइट 2 प्रकार के कम्युनिस्ट थे जो साम्यवादी विचारों के समर्थक थे. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाली स्वतंत्र पार्टी थी, और उसमें महाराष्ट्र और गुजरात में उनका भी कुछ काम था. तीनों पार्टियों ने राष्ट्र के बारे में ये कहा था कि हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके हमारे देश की प्रगति करेंगे. 1947 के बाद आज हमने 75 साल पूरे किए हैं, और इस 75 साल का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके जो परिणाम दिखते हैं उसमें महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसता है, पर हमारे 1947 के बाद 30 से 35% आबादी जो गांवों में बसती थी वो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इन सिटी या शहरों के तरफ बड़े प्रमाण पर लोग आए, झुकी झोपड़ियां तैयार हुई. जो गांव में लोग थे वो गांवों का विकास नहीं हो पाया. इसका कारण ये हुआ कि हमारे 90% आबादी गांव में रहती थी. गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं, अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं. अस्पताल की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो क्यों मरने के लिए जाए, ऐसी दवाखानों की हालत थी. युवाओं को रोजगार नहीं था, किसानों का खर्चा बढ़ता गया, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स की प्राइस बढ़ती गई, पर किसानों की लागत मूल्य जो था वो भी निकालने में मुश्किल हुई. कपास सस्ता था, कपड़ा महंगा हो गया, गेहूं सस्ता था, ब्रेड बिस्किट महंगे हो गए, टमाटो, संतरा, एप्पल सस्ते हुए पर जूस महंगे हुए. और जिसका कारण यह हुआ कि आर्थिक विषमता की दरी बढ़ती गई. आप भाग्यवान हैं क्योंकि आपके यहां कम से कम पानी आसानी से मिल जाता है. मैं भी अपने क्षेत्र में जहां से आया हूं, विदर्भ से, महाराष्ट्र का एक पार्ट है, वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है.
और मैं पिछले 30 साल से किसानों में काम करता हूं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में काम करता हूं, और हमारे की समस्या बहुत ही गंभीर थी। हमारे 10-12 लोकसभा क्षेत्र में से केवल 8-9 क्षेत्र ऐसे जहां कपास होता है और बाकी जगह चावल होती है, कुछ जगह संतरा होता है, और धीरे धीरे परिस्थितियां इतनी बिगड़ती गई कि किसान आत्महत्या करने लगे। कॉटन प्राइस मैकेनिज्म के कारण मेरे क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। हरियाणा और पंजाब की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि आपके यहाँ पर एकड़ गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत बड़ा ही है। गेहूं और चावल का भंडार इसको कहा जाता है, और किसान मेहनत करते, परिश्रम करते हैं। पर एक बात देखिए कि आप 25 साल के पहले फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिलती है, पर उस समय फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड के भाव क्या थे, आज कितने बड़े हैं, और फसल के भाव कितने बड़े हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से गांव, गरीब, मजदूर और किसान इसमें असंतोष पनप रहा था। और मुझे याद है कि पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। आप कभी मुंबई में आओगे तो एक समुंदर में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, 55 फ्लाईओवर बनाने का मौका मिला, और मैंने मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे भी बनाया, एक्सप्रेस हाईवे। तो अटल बिहारी जी ने मुझे बुलाया, सुंदरलाल पटवा ग्रामीण विकास मंत्री थे, और अटल जी ने मुझे कहा कि हमारे देश के गांवों को जोड़ने के लिए एक योजना तुम तैयार करो। तुमने शहर में बहुत काम किया है, और तब अटल जी के आदेश पर 3 महीने मैंने अपने कमेटी में, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे, और 3 महीने मैंने बहुत परिश्रम की, मेहनत की, और एक रिपोर्ट तैयार करके मैंने वाजपेयी जी को दिया। और पहली बार देश के इतिहास में वाजपेयी जी ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया, और जो योजना को मंजूर किया उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और हिंदुस्तान के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ये पहले प्रधानमंत्री थे कि 6.5 लाख गांवों में से 3.5 से 4 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। पर गांवों की तरफ कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ध्यान नहीं दिया। विशेष रूप से आप देखोगे कि 75 साल जो स्वाधीनता को पूरे हुए हैं उसमें 60-65 साल कांग्रेस को मिले। कांग्रेस ने हवाई जहाज खरीदे, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए, रोड बनाए, स्टील प्लांट खोले, इंडस्ट्री खोली, होटल्स खोले आईटीसी के। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं आज रोड का काम करता हूं तो मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। 5 लाख करोड़ के काम हर साल कर सकता हूं। अभी तक मैंने 50 लाख करोड़ के काम किए। और मैं मीडिया वालों को बोलता हूं कि मेरा भाषण ठीक से नोट कर लो और रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि पहले लोगों को विश्वास नहीं लगता था कि मैं लाखों करोड़ में बात करता था। वैसे भी नेताओं की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कमी होती है, तो बोलते थे ये बोल तो रहा है, होगा कहां से। पर मैं ऐसा एक मंत्री कहता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना पैसा चाहिए उतना करें। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से काम करने वालों की कमी है। पर जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हो सकता था वो सरकार ने करने की जरूरत नहीं थी। मैं शिपिंग का मंत्री था, मेरा बजट 800 करोड़ रुपए था, तो 5 साल में हो गए 4000 करोड़। मेरे अंडर 12 मेजर पोर्ट थे। मैंने 2 योजनाएं तैयार की थी, एक सागरमाला और एक भारतमाला।
तो सागरमाला योजना में मैंने 16 लाख करोड़ की योजना हाथ में ली थी। बजट था 800 करोड़ का और अभी तक 12 लाख करोड़ के काम हुए हैं और ये पैसे में कोई कमी नहीं रही। वैसे मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं हूं और कुछ लोग मुझे इंजीनियर समझते हैं, मैं इंजीनियर भी नहीं हूं। मैं तो किसान हूं और वो भी मेरी दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं इमरजेंसी के कारण, मेरे माता पिताओं की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मुझे 52% मार्क मिले और 50% से कम साइंस ग्रुप में मिले तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली। अब मुझे 9 डिलीट्स डॉक्टरेट्स 9 मिली है और उसमें से 5 एग्रीकल्चर साइंस में है, पर अभी भी मैं डॉक्टर अपने को लगाता नहीं, क्योंकि मैं ये बोलता हूं कि भाई जब मैं इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई किया तो मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूं। और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। बहनों और भाइयों, हमारे देश में गलत नीतियों के कारण उसके दुष्परिणाम के स्वरूप हमारी प्रगति और विकास नहीं हो सका और कांग्रेस के कार्यकाल में जो कुछ हुआ, जो नीतियां अपनाई गई, उसके कारण ये नुकसान हुआ। आज हमारे यहां पहली बार अगर हमारी सरकार ने कोई निर्णय किया है कि इकोनॉमी में सबसे बड़ी बात होती है कि आपका एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है। अब हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ होती है उसमें से 12% एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जीडीपी कंट्रीब्यूशन ग्रोथ होती है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आती है। और एग्रीकल्चर में केवल 14% कंट्रीब्यूशन है और 60 से 65% आबादी गांवों में बसती है। जब गांवों का विकास नहीं होगा, जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित इकोनॉमी अगर मजबूत नहीं होगी तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश की इकोनॉमी को अगर मजबूत करना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। मैं 2004 से हमारे यहाँ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, हूँ अभी भी। सुदर्शन जी थे सरसंघ चालक, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम था। वो बोलते थे कि इस देश का किसान बिजली तैयार कर सकता है, ईंधन तैयार कर सकता है। और मुझे खुशी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे ब्राजील भेजा राम नाईक जी के साथ। और वहां से आने के बाद तब से मैं ये बोल रहा हूं 2004 से कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और तब लोग विश्वास नहीं रखते थे। आज मैं आपको बताऊं, मैं भी 4 चीनी मिलें चलाता हूं, कम से कम 20 लाख टन का मेरा क्रशिंग है। और मैं लोगों को ये कहता था कि यहाँ ये आलू, टमाटर, मक्का, गेहूं, चावल लगा के किसान की तकदीर नहीं बदलने वाली है। तो हमारे सरकार में हमने सबसे पहले अगर कोई नीति अपनाई तो 22 लाख करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे थे फॉसिल फ्यूल पर। ये 22 लाख करोड़ देश के किसानों के पास कैसे जाए और किसान कैसे अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से ईंधन दाता, ईंधन दाता से हाइड्रोजन दाता, हाइड्रोजन दाता से बिटुमिन दाता, बिटुमिन दाता से हवाई ईंधन दाता हमने बनाकर दिखाया। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, इसलिए मैं अथॉरिटी हूं, इसलिए मेरी बात को प्रमाण के रूप में मानिए। हमने इथेनॉल की शुरुआत की। मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है, शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है। अब अभी ये हमारे यहाँ बांबू से इथेनॉल बनता है। परली से इथेनॉल पानीपत में बनने लगा है, परली से। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ब्रोकन राइस से भी बनता है, मक्के से भी बनता है। पिछले साल मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल आया था, इस बार मक्के का भाव 2800 रुपए क्विंटल तक इसलिए गया क्योंकि मक्के की डिमांड बढ़ी, क्योंकि मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ। और पहली बार आज फ्लेक्स इंजन
मेरे पास दिल्ली में इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है, नागपुर में भी है टोयोटा कंपनी की। वो यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करने वाली वर्ल्ड की पहले फ्लेक्स इंजन गाड़ी है। फ्लेक्स इंजन का मतलब 100% इथेनॉल किसानों ने तैयार किया हुआ, जिसका रेट 60 रुपए लीटर है और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। और इथेनॉल डालने के बाद वो गाड़ी 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल यूज करती है। अगर पेट्रोल की इनोवा और इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की इनोवा अगर तुलना की जाए तो पेट्रोल का रेट एवरेज के हिसाब से 25 रुपए लीटर आता है। अब टाटा, टोयोटा और सुजुकी तीनों कंपनियां फ्लेक्स इंजन ला रही है। बजाज, टीवीएस, होंडा और हीरो इन्होंने मोटरसाइकिल और स्कूटर लाई है। और इतना ही नहीं तो मैंने अभी 1-1.5 महीना पहले मैंने देखा कि ये जो परली है राइस्ट्रॉ, इससे सीएनजी निकलता है। मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। 400 प्लांट प्रोसेस में है, 60 प्लांट शुरू हो गए हैं। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की बजाज की पूना में, तो उन्होंने बताया कि पेट्रोल से अगर हम बाइक चलाते हैं तो 2 रुपए 25 पैसे किलोमीटर खर्चा आता है, और अगर सीएनजी पर चलाते तो 1 रुपए किलोमीटर खर्चा आता है। अब आप ये समझिए, मैं आज जब तुम्हारे गांव के ऊपर से हेलीकॉप्टर से जा रहा था तो कुछ जगह परली जल रही थी। मैं बहुत दिनों से पीछे पड़ा हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे बुलाया था सुप्रीम कोर्ट कि दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम हो। तो मैंने कहा था कि जब वेस्ट में वैल्यू क्रिएट होगी तब होगा। अब पानीपत में इंडियन ऑयल का एक प्लांट है जो परली 2,500 रुपए टन से खरीदता है, और जिसमें से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन यानी डांबर तैयार होता है पर डे, और 88,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार हो रही है। यानी अब वो दिन दूर नहीं है कि परली से हवाई ईंधन तैयार होगा और उसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे। अब परल मेरे पास सब प्लांट है। मैं खेती में काम करता हूं, मैं उद्योगपति नहीं हूं ना। मैं उद्योगपति रहता तो टनेल, ब्रीड और रोड का मैं बहुत एक्सपर्ट हूं। मैं एक सेवा के लिए, किसानों के लिए काम करता हूं। हमारे यहाँ जो शुगर मिलें होती है उसके मालिक किसान होते हैं, उनके शेयर होल्डिंग पर मिलें चलती है। तुम्हारे कुरुक्षेत्र जिले को जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली हम तैयार करते हैं, हमारे किसान, और 5 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बनाते हैं। और मैं मेरे खुद के खेती में अभी 25,000 एकड़ में हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। पहले हम यूरिया फेंकते, आप क्या तो बहुत फर्टिलाइजर यूज करते, कितना नुकसान हो रहा है। और यूरिया हम 1 एकड़ में फेंकते 4 बोरे, मिश्रकत 4 बोरे, और उसके कारण खेती का जो जमीन है वो बहुत खराब हो रही है। हमारी सरकार ने ड्रोन लाए, और ड्रोन जो थे वो लिथियम आयन बैटरी पर थे। अब मेरा प्रयास है कि फ्लेक्स इंजन पर ड्रोन आए ताकि इथेनॉल पर चले। और आपको बताता हूं, जब यूरिया और मिश्रकत हम फेंकते हैं तो 25% प्लांट को जाता है, 75% वेस्ट होता है। जब ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। तो जहां 4 बोरे लग रहे थे वहां 2 बॉटल में काम हो रहा है। और किसान टू सेव मनी इज टू अर्न मनी, पैसे की बचत हो रही है। और मैंने खुद हमारे क्षेत्र में 25,000 एकड़ ड्रोन से स्प्रेइंग किया। और मेरी पत्नी खेती देखती है, 1 एकड़ में, 10 एकड़ में मुझे 880 टन यानी 880 क्विंटल पर एकड़ गन्ना हुआ है। और गन्ने में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन जितना जमीन में ज्यादा होगा उतना उत्पादन बढ़ता है। और अब हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती भी काफी चर्चा हो रही है।
और आने वाले समय में हमारा उत्पादन बढ़े पर उत्पादन खर्चा कम हो और हमारा किसान ये जो 22 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, इसमें 10 लाख करोड़ बचकर हमारा किसान इथेनॉल बनाए, हमारा किसान सीएनजी एलएनजी बनाए, हमारा किसान हाइड्रोजन बनाए, ये हमारा सपना है। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है दिल्ली में, मर्सिडीज जैसी है। वो गाड़ी का नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स फ्यूचर, भविष्य। और गाड़ी में धुआं आता नहीं, पोल्यूशन होता नहीं, कंफर्ट्स एकदम बढ़िया। वो दिन अब दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में ट्रैक्टर, ट्रक, बसेस, हवाई जहाज, रेलवे के इंजन, ये सब हाइड्रोजन पे तैयार होंगे। और हाइड्रोजन पे हमारी देश आज ऊर्जा को आयात करने वाला है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। जैसे आपने ढाबे रखे ना रोड पर, वैसे किसान अपने खेत में हाइड्रोजन तैयार करेगा और ट्रक और बसेस में भरेगा। वो दिन अब दूर नहीं है। मेरी बात शायद आपको एकदम विश्वास नहीं होगा, पर आप एक बात जरूर याद रखिए कि मैंने आज तक जो बोला है वो 101% वैसा ही हुआ है। जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन है, और जो बायोमास से बनता है, कचरे से बनता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, पानी से बनता है, वो ग्रीन हाइड्रोजन। हमारा देश इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में वर्ल्ड का नंबर 1 देश है। मैंने उस फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया था। पानी से 1 किलो हाइड्रोजन निकालने के लिए 50 यूनिट बिजली लगती है, और पानी से H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अब हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारा बायोमास बढ़ाएंगे, और बायोमास बायोडाइजेस्टर में डालेंगे, गोबर डालेंगे, राइस स्ट्रॉ, परली डालेंगे, उससे मीथेन निकलेगा, और मीथेन से ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा, और ग्रीन हाइड्रोजन पंप पे आकर रोड पर हमारे यहाँ रहेगा। और आने वाले ट्रक और बसेस किसान हाइड्रोजन बेचेंगे, ट्रैक्टर में जाएगा। आपका खर्चा आज 1 लाख 1.5 लाख रुपए डीजल के लग रहे हैं, आपका खर्चा 25 से 30 हजार रुपए साल का आएगा। किसान का फायदा होगा। जब तक गांव, गरीब, मजदूर और किसान, जल, जमीन, जंगल की जानवर इस पर आधारित हमारी इकोनॉमी नहीं होगी, देश नहीं बदल सकता। आप नसीबवान हो, आपके यहाँ पानी है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ 400-500 फीट पानी नहीं है। मैंने NHAI के रोड बनाए, मुझे 6 डॉक्टरेट इसलिए मिली कि मैं जल संवर्धन में काम करता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी में 40 तालाब बना के दिए फुकट में, वो मिट्टी निकाल के रोड में डाली, नदी नालों का खोलीकरण किया। एक छोटा सा प्रिंसिपल था कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। अब मेरे घर के खेती के बाजू में मैंने तीनों एक नाला था, उसको खोलीकरण रुंदीकरण किया। तो 1 घंटा मार्च, अप्रैल, मई में मेरे कुआं चलता था। अब मेरे यहाँ 7.5 हाउस पावर के 3 सोलर पंप है, और मार्च अप्रैल में भी करीब 8 से 10 घंटे चलते हैं। 60 एकड़ जमीन पूरी पानी के नीचे आ गई है, और कोई पानी की कमी नहीं है। और जहां ड्रिप इरिगेशन से पानी देते हैं वहां 1 एकड़ में उत्पादन 2.5 गुना होता है। आने वाले समय में हमारे यहाँ आप दूध का बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको पता नहीं होगा कि आपकी जो गिर गाय है वो 1952 में ब्राजील गई थी, और ब्राजील में जाने के बाद उन्होंने संशोधन करके वो गाय साहिवाल, गिर, राठी, ये ब्राजील में गई थी। और मैं जब ब्राजील के एम्बेसडर के साथ जानकारी ले रहा था तो वो गाय वहां 60 लीटर दूध देती है, और उस गाय का जो बूल तैयार हुआ उसका नाम था टोरैंडो, जिसकी मां का दूध 60 लीटर था। उसका सीमेंस लाकर इंडिया में 2 लीटर के गाय को दिया तो गोरी हुई 20 लीटर वाली। और अभी जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी है वैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, और हमारे देश में ऐसे 3 सेंटर शुरू हुए हैं। सौभाग्य से तीनों का उद्घाटन मेरे हाथ से हुआ है।
एक सांगली में चितड़े करके डेयरी है, 60 लाख लीटर दूध लेते रोज। उन्होंने किया, शरद पवार साहब और मैं वहां थे। दूसरा जो था वो बारामती में पवार साहब ने खोला है, उसका भी इनॉग्रेशन मेरे हाथ से हुआ। और तीसरा नागपुर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी में हुआ। अब आपके यहाँ जो गाय 10 लीटर दूध देती है, अब यह टेक्नोलॉजी आई है कि जो बेटी बचाओ अभियान है, अब इसके लिए गोरी बचाओ अभियान की जरूरत ही नहीं है। 100% गोरी होगी। और 8 लीटर के गाय को जिसकी मां का दूध 60 लीटर है वो सीमेंस देंगे और 100% गोरी होगी, तो हर गाय 30-30, 40-40 लीटर दूध देने वाली देशी नस्ल की होगी। तो गाय के लिए आपको किसान आत्महत्या करेंगे। ये जर्सी, ये हुस्टन, ये इसका दूध भी अलग है, उसका सभी अलग है। तो आने वाले समय में अगर जर्सी और हुस्टन को भी अगर हमने ये इंजेक्शन दिया सीमेंस का, तो 3 वेत में वो भी इंडियन हो जाएगी। तो रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के कारण होता है। 2 चीजें जो हमारे सरकार की विशेषता है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। We name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी बात है कि no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. आपका भी यह पानीपत के बाद एक UR2 बना है, फिर दिल्ली मुंबई, हमने ये गाजीपुर के टेकड़ी का 60 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। आने वाले समय में चंडीगढ़ में भी डाल दिया। और वो वेस्ट को सेग्रीगेट करके प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बनता है, ग्लास और मेटल का रिसाइकलिंग होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन निकलता है तो हाइड्रोजन तैयार होता है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े प्रमाण पे चेंज हो रही है। और हिंदुस्तान की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि वर्ल्ड में सबसे ट्रेंड इंजीनियरिंग मैन पावर, यंग मैन पावर अगर किसी देश में है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। आपको पता होगा कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में वेल रिकॉग्नाइज है। मुझे जापान के प्रधानमंत्री ने मुझे पूछा था कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतने होशियार कैसे है, क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है? हमारे अमेरिका में 10 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय है। यूके में हमारे डॉक्टर अच्छे लीड कर रहे, सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। हिंदुस्तान में यंग टैलेंटेड स्टार्टअप है और टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं। मैं एक ही उदाहरण बताता हूं। मैं ऑटोमोबाइल का मंत्री हूं, ट्रांसपोर्ट मेरे पास है। मैं जब मंत्री बना तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7वें नंबर पे थी। अभी 3 महीने पहले हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 4थे नंबर से 3रे नंबर पर आई है। हमने जापान को पीछे डालकर अब हम 3रे नंबर पर आए, 22 लाख करोड़ की है। अब पहले नंबर पर यूएसए है, अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पर इंडिया है। अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 78 लाख करोड़ की है और चाइना की 44 लाख करोड़ की है और भारत की 22 लाख करोड़ की है। मैंने सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वालों को बुलाया और बताया, अब आपको हिंदुस्तान को पहले नंबर पे जाना है तो पहले 5 साल में हम दूसरे नंबर पर जाए और उसके बाद में हम पहले नंबर पे जाए। अब ऑल वर्ल्ड का जितने अच्छे ब्रांड है उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है। अभी मैंने मर्सिडीज इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया था झारखंड में, तो चेयरमैन जो थे उन्होंने मुझे बताया, जर्मन से आए थे, कि हम इलेक्ट्रिक की मर्सिडीज बनाएंगे और पूरा प्रोडक्शन हिंदुस्तान में करेंगे। अब पूरे ब्रांड हिंदुस्तान में आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है ये हम दूसरे नंबर पर जाएंगे। और ये इंडस्ट्री है जिसने 4.5 करोड़ लोगों को जॉब्स दिया है। जो देश में विकास होता है उद्योगों में, वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो जॉब क्रिएटर है। हमको रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था चाहिए और वही नीतियां हमने स्वीकार की है जिसके कारण
भारत लगातार विकास में तेजी से आगे दौड़ रहा है। जो मोदी जी कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, ये निश्चित रूप से होगा। यूनो में लोग कहते हैं, आजकल जो वर्ल्ड में चर्चा होती है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक, कि आपके यहाँ कितने हॉस्पिटल्स है, कितने स्कूल्स है, कितने अच्छे रोड है, बिजली कितने समय मिलती है, पानी कैसा है, जहां से जनता का जीवन सस्टेनेबल है, उसको हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कहते हैं। हमने हेल्थ सेक्टर में आयुष्य की योजना लाई, इकोनॉमी को लगातार डेवलप करके एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे, इंपोर्ट को कम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर की तरफ किया है। और आने वाले समय में युवाओं को रोजगार कैसे निर्माण हो, ये अर्थव्यवस्था निर्माण करने की हमारी कोशिश है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा देश बदल रहा है। जो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस समय भगवत गीता में कहा था कि हमारा गीता का ज्ञान, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत केवल हिंदुस्तान का ही नहीं तो विश्व के प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। हमारा आयुर्वेद और योग विज्ञान की चर्चा दुनिया में हो रही है। हमारी परिवार व्यवस्था, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, वैल्यू बेस्ड परिवार पद्धति, ये दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना हमें राष्ट्र सर्वोपरि है। हम विस्तारवादी और अधिकारवादी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसी आधार पर जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से विरहित कोई व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस बात पर हमारा विश्वास है और इसी आधार पर भविष्य का विकसनशील भारत निर्माण करने का सपना लेकर हम चल रहे हैं। और इसीलिए मैं अक्सर आपको ये बोलता हूं, ये चुनाव जो है ये नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है। ये जनता के तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव है। जो लॉन्ग टर्म नीतियां है, जिन नीतियों के कारण हरियाणा का, हिंदुस्तान का भविष्य बदलने वाला है, उन नीतियों के आधार पर चलने वाली हमारी पार्टी, हमारी सरकार और हमारा परफॉर्मेंस आपके सामने है। और अगर आप इस देश को बदलना चाहते, देश के भविष्य को बदलना चाहते, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आपकी अपेक्षाएं पूरी कर सकती है। और इसीलिए हमारे नायब सिंह जी यहां से खड़े हैं। हरियाणा धार्मिक दृष्टि से हमारा कुरुक्षेत्र जितना महत्वपूर्ण है, वैसे किसानों के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में देश का भी विकास होगा, हरियाणा का भी विकास होगा। और विशेष रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो इसी क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में हरियाणा के तकदीर और भविष्य को बदलने का फैसला हमने किया है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि मुझे भी अगली सभा में जाना है और 6 बजे के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप निश्चित रूप से आने वाले समय में सैनी जी को, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विजयी करिए और सेवा करने का मौका दीजिए और हिंदुस्तान के भविष्य को बदलने की जो कोशिश हो रही है उसमें आपका सक्रिय सहभाग और समर्थन दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।